हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम क्लास 12th का जो पेपर नंबर सेकंड हमने स्टार्ट किया है, आज उसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पर करेंगे। आप देख सकते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था, सेक्शन ए। ओके, अब सेक्शन बी जिसका क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, f एक फंक्शन है a टू b और fx फंक्शन 2x डिफाइंड है, और क्वेश्चन में यहां पर बताया गया है कि ये जो फंक्शन है ये 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ओके, सो और a जो सेट है वो आपको यहां पर दिया हुआ है कि a सेट के जो एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 है। तो आपको ये बताना है कि बी सेट क्या हो सकता है अगर ये फंक्शन 1 भी है एंड ऑन टू भी है तो। ओके, तो आप क्या समझ सकते हैं, देखिए यहां से कि ये आपके पास फर्स्ट सेट है ए, यहां पर आपके पास सेकंड सेट है बी, और फंक्शन ए सेट से बी सेट तक डिफाइंड है। फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 एंड 4, और फंक्शन आपके पास है 2x। अगर आपने 1 यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, इसके अंदर अगर आपने 1 यहां पर पुट किया फंक्शन में, अगर आपने 1 पुट किया तो आप 2 इंटू 1 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। मतलब ये जो 1 है ये कनेक्ट होगा एक वैल्यू से 2 से। सिमिलरली अब मैं देखना चाहता हूं ये 2 किससे कनेक्ट होगा, ये 2 ये किससे कनेक्ट होगा। तो मैं इस 2x में x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 2 जा 4, यानी कि ये तो 4 से कनेक्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं f3 की बात करूं तो 2 इंटू 3 इट इज 6, एंड f4 की अगर बात की जाए तो इट इज 2 इंटू 4 मीन्स 8। ठीक है, तो यहां से जो ये वैल्यू है 3, ये एक्चुअली 6 से कनेक्ट होगी, और 4 जो है वो कनेक्ट हो रहा है यहां पर 8 से। आप इस डायग्राम में, वेन डायग्राम में देख सकते हैं कि एरो डायग्राम में कि ये जो फंक्शन है ये ना ये 1 भी है एंड ऑन टू भी है, ठीक है ना। और अगर ये 1 ऑन टू है, इसलिए बी सेट के जो एलिमेंट है वो क्या क्या आपको दिख रहे हैं यहां पर, 2 4 6 एंड 8। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ये था 21 का पार्ट ए। अब हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4 और प्लस उसके बाद आपके पास कोस इनवर्स कोस 3π/4। ओके, उसके बाद है यहां से नेक्स्ट है टेन इनवर्स 1। ओके, सबसे पहले इस लास्ट पार्ट की बात करते हैं। इसकी वैल्यू तो आप देख सकते हैं π/4 होगी। अब इस सेकंड पार्ट की बात करता हूं, यहां से आपके पास ये 3π/4 ही आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बिलोंग करती है इसकी रेंज में, क्या थी वो, कोस के लिए 0 से पाई क्लोज इंटरवल में बिलोंग करती है। लेकिन इसकी बात करूं तो ये -π/2 से π/2 में एग्जिस्ट नहीं करता 3π/4, तो आप यहां से साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल करके 3π/4 नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, यहां से साइन इनवर्स, और यहां पर आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं आप साइन π/4। ओके, सो यहां से ये वैल्यू कैंसिल होके π/4 आ जाएगी, क्योंकि यहां पर ये बिलोंग करता है -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल में। तो आपके पास यहां पर तीन वैल्यूज आ गई हैं, एक तो π/4, एक 3π/4, एक π/4। ओके, सो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, इन सभी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, π/4, 3π/4 एंड π/4। ओके, सो 4 आएगा एलसीएम, पाई प्लस 3π प्लस पाई। ओके, तो 3π प्लस पाई 4π, 4π प्लस पाई 5π, तो इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 5π/4। ओके, आप लोगों के लिए मैंने
साइड में जो क्वेश्चन पेपर उसके साथ सॉल्यूशन भी रखा हुआ है, तो आप यहां से भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बोर्ड ने जो मार्किंग स्कीम प्रोवाइड की है उसमें जो आंसर है वो किस तरह से उन्होंने दिए हैं और मार्किंग स्कीम भी कैसे दी हुई है। मतलब अगर आपने कितना पार्ट किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स कहां तक मिलेगा, ठीक है, ये आप यहां से इंडिविजुअली देख सकते हैं हर क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 का पार्ट ए है, देखिए 22 का पार्ट ए है, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 विच आर कोलिनियर टू द वेक्टर्स, ठीक है। अब कोलिनियर टू द वेक्टर पूछा है, तो कोलिनियर का मतलब हो गया उसी वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो सिंपल सा है, आपको मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, और वो है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके। और अगर आप इसका यहां से यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वेक्टर अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर आपके पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसी का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखते हैं तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल समझ में पहले ही आ गया है तो आप वीडियो को आगे करके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ओके। और जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी डाउट है वो साथ साथ देख सकते हैं जो मैं समझा रहा हूं उसी के पैरेलली। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके। एंड यहां से आएगा आपके पास √3, ओके। आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक पॉइंट और देखिए, आप यहां से आपने यूनिट वेक्टर तो निकाल दिया, अब कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, आप उसको किस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप या तो उसको उसी डायरेक्शन में या उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब उसके साथ आप क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, या तो आप वेक्टर के डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे या फिर ऐसे जाएंगे, तब भी कोलिनियर ही होगा वो, ठीक है। क्योंकि अगर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के साथ कोलिनियर है तो वो सम लैम्डा टाइम्स है, और लैम्डा क्या होगा, लैम्डा कोई भी रियल नंबर होगा, ओके। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले हमने इसके लिए एक यूनिट वेक्टर यहां पर फाइंड आउट कर लिया है, ओके। अब देखिए, नाउ आपको एक वेक्टर पूछा गया है जिसका मैग्नीट्यूड तो कितना है 3√3, और वो इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ लिखेंगे हम, मतलब 3√3 और यहां पे प्लस माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3 आएगा। अब आप यहां से इस √3 को यहां पर इजिली कैंसिल कर सकते हैं, और यहां से आप वैल्यू लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। तो यहां से आपके पास दो तरह के वेक्टर आ जाएंगे, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड जो दूसरा वेक्टर है वो क्या होगा, माइनस ऑफ 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप, ओके। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, इसका कोई पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 22 ही था ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में इसका फर्स्ट पार्ट है यहां से, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एज शोन इन द फिगर बिलो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको ये वेक्टर्स दिए हुए, तो क्या बताए यहां से समझिए बात को। एक लाइन है, उसके ऊपर 3 पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और तीसरा पॉइंट है यहां पर सी। इस ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो ए वेक्टर है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर यहां पर सी वेक्टर है, ओके। नाउ आपको यहां से दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एसी वेक्टर जो है वो 5/4 टाइम्स ऑफ
ए बी वेक्टर हैं, ठीक है। तो सी वेक्टर को आप ए और बी के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देखिए काफी सिंपल है। इस एसी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और यहां से 5/4 इसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, यहां से सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आप डायरेक्ट लाइन में देख सकते हैं जो ऊपर यहां पर लिखा गया है, और यहां से आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, नाउ आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से सी वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां से सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो यहां से 5 बी वेक्टर माइनस 5 ए वेक्टर अपॉन 4 और प्लस ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और सी वेक्टर आप देख सकते हैं साइड में जो वैल्यू हमें चाहिए, हम कैसे निकाल पा रहे हैं, यहां से 4 इसका एलसीएम लेंगे यहां से, तो यहां पर आएगा 5 बी वेक्टर माइनस 5 ए वेक्टर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, और आप यहां से लिख सकते हैं 5 बी वेक्टर, ठीक है, प्लस 4 ए वेक्टर अपॉन 4। ओके, आपने यहां तक इसको लिख लिया। अब देखिए यहां पर, ठीक है, तो अब देखिए यहां से यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो आपने यहां पर इस सी वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस यहां पर कर दिया है। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट बी पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो पार्ट बी है वो देखिए, उसमें है चेक वेदर द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए पहले तो आपको x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2, y इज इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 दिया हुआ है। आप हर पार्ट से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो x माइनस 2 अपॉन 2 लैम्डा, यहां से y माइनस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू लैम्डा एंड z प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा, और यहां से आप फाइनली लिख सकते हैं x माइनस 2 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन 7, z प्लस 3 अपॉन माइनस 3, ठीक है। और ये सब लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इसी के में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 2, y इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 8 एंड z इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 5, ठीक है। तो यहां से आप म्यू की वैल्यू निकालिए सभी से, x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 करोगे तो यहां से म्यू आएगा, उसके बाद y माइनस 8 अपॉन 2 करोगे तो अगेन म्यू आएगा यहां पर, एंड z माइनस 5 अपॉन 4 करेंगे तो फिर से यहां पर म्यू आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। सॉरी, यहां से इसको आप थोड़ा सा सही करके फिर से लिख दो यहां पर, ठीक है, एक सेकंड। सभी राइट साइड में म्यू के इक्वल हैं, ठीक है। तो आप सभी का राइट साइड सेम अगर कर पा रहे हैं तो लेफ्ट साइड को इक्वेट कर दो, तो आप यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x प्लस 2 अपॉन माइनस 1, y माइनस 8 अपॉन 2 एंड z माइनस 5 अपॉन 4, ठीक है। ये है इसकी इक्वेशन नंबर यहां पर सेकंड। ओके, यह है इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें पता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 एक्चुअली 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हमें यहां से चेक करना है, सॉरी, हमें यहां से चेक करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से
नाउ हम इस कंडीशन को यहां पर चेक कर लेते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 आती है या नहीं आती। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, और अगर 0 नहीं आती तो नॉट परपेंडिकुलर है। तो आप यहां से देख सकते हो a1 b1 और c1 की वैल्यू को, ठीक है। 2 7 माइनस 3 है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 2 7 और माइनस 3 है, ओके। ये मैंने a1 b1 और c1 की जगह पे 2 7 और माइनस 3 पुट कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं a2 b2 c2 की। -1 2 4 है, -1 2 4, ठीक है। तो यहां पर -1 2 एंड 4 है, ओके। अब इस पार्ट को अगर मैं सोल्व करता हूं आगे, तो आप देखिए -2 प्लस 14 -12, सो -2 और -12 -14 और आगे +14 है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। और अगर ये 0 आ गई देन हम यहां से लिख सकते हैं लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर विद लाइन सेकंड, और यही हमसे यहां पर पूछा गया था, ओके। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 24, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 24। y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद होल स्क्वायर, ओके। तो आपको ये प्रूव करना है यहां से। तो आप कैसे कर पाएंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 को आप आगे ले सकते हैं और x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ओके। आप मार्किंग स्कीम को साइड में जरूर देख लो कि आपने कितना पार्ट अटेम्प्ट किया, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ओके। अब देखिए यहां पर 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा इंटू, अब इस पार्ट का डिफरेंशिएशन 1 प्लस स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा इंटू, उसके बाद इस अंदर वाले पार्ट का चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x, ओके। अब देखिए यहां से इस 2 को आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहां से क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहां से क्या आना चाहिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 और x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, इस पार्ट का आप एलसीएम लेंगे इस 1 के अपॉन 1 करके, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो इसका एलसीएम आएगा, और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। सो और क्या कर सकते, देखो आपको जो प्रूव करना है उस पर जरूर ध्यान दो आप, ठीक है। ऐसा आपको प्रूव करना है, तो आप इसको तो राइट साइड में ले जा सकते हैं, लेफ्ट साइड में सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहां पर जो ब्रैकेट में है, देखिए इस पार्ट को और इस पार्ट को आप देख पा रहे हैं दोनों सेम है, और अगर ये दोनों सेम हैं तो आप यहां से फिर लिख सकते हैं x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। सो आपके पास यहां से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y है। और अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर होगा, ठीक है। और यही पार्ट आपको यहां से प्रूव करना था, ठीक है। आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो सब्जेक्टिव पैटर्न है, तो आप काफी डिटेल से इन क्वेश्चंस को सेक्शन बी से काफी डिटेल से सोल्व करेंगे। हर स्टेप क्लियरली एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपको आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा कम विजिबल अगर हो रहा है तो मैं यहां पर क्वेश्चन को साफ साफ लिख रहा हूं, अब देख लो। फंक्शन आपको दिया हुआ है fx 16 sin x
अपॉन 4 प्लस कॉस एक्स और माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए पाई बाय 2 से पाई के लिए। ओके, सो आप इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट पे तो आप u अपॉन v का फॉर्मूला ऑपरेट कर सकते हैं, क्वोशिएंट फॉर्मूला। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर 4 प्लस cos x, और ऊपर जो लिखा हुआ इसका डिफरेंशिएशन आपके पास आएगा 16 cos x माइनस 16 sin x, और cos x जो है इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। उसके बाद माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। ओके, अब आप देखिए यहां पर f डैश x इज इक्वल टू, यहां से इस कंप्लीट का एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 प्लस cos x होल स्क्वायर हो जाएगा, इस 1 के अपॉन में 1 करके, और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से आएगा 64 cos x प्लस 16 cos स्क्वायर x प्लस 16 sin स्क्वायर x माइनस 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो? देखिए 64 cos x प्लस 16। ठीक है, इस पार्ट को आप यहां से 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 कॉमन लेते ही cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो 16 इंटू 1 माइनस, इसका फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, और उसके बाद यहां से आएगा 4 4 जा 16, तो माइनस 16 cos x डिवाइड बाय 4 प्लस cos x होल स्क्वायर। ओके, और इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो इस 16 से 16 को कैंसिल कर सकते हैं, और ऊपर से आप cos x को ले सकते हैं कॉमन। जैसे आपने cos x कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा, देखो 16 cos x, यहां से ये जो 16 cos x है ये, और 64 cos x, और यहां पे 16 cos x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 56 cos x होगा, और उस cos x को आप कॉमन ले चुके हो पहले से ही, और cos स्क्वायर x से अगर एक cos x बाहर चला गया है तो यहां पर cos x बचेगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा अब जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है यहां से कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा, इसका नेचर कैसा होगा। देखिए यहां से आप लिखेंगे कि जो cos x है वो हमेशा ही नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो ये फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट है 56 माइनस cos x, इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि cos x की वैल्यू या तो -1 या 1 के बीच में ऑक्सिलेट करती है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होगी इसकी वैल्यू नेगेटिव, मतलब 0 से -1 के बीच में रहेगी। तो 56 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, या यहां पर -1 पुट करो तो +1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 56 से 57 के बीच में ऑक्सिलेट करेगी, मतलब पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही। मतलब ओवरऑल कहा जा सकता है कि f डैश x नेगेटिव है, और अगर f डैश x लेस देन 0 आता है तो आप यहां से कह सकते हैं फंक्शन कैसा हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये सेक्शन बी समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं सेक्शन सी, और इसका क्वेश्चन नंबर है 26। देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन एक्स माइनस log ऑफ 2 cos x। ठीक है, और इसके साथ यहां पर आगे dx, ये है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहां पर बतानी क्या होगी। तो अब आप यहां पर आपकी प्रॉपर्टी यूज कीजिए। कौन सी प्रॉपर्टी है? यहां पर आप लिख सकते हैं नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हो? इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स dx को यूज करोगे तो वो आपके पास आएगा 0 से a
और एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और इसको लिखा जा सकता है log ऑफ यहां पर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस log यहां पर 2 कोस अगेन यहां पर पाई बाय 2 माइनस एक्स होगा। ठीक है, आगे dx आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स को लिखा जा सकता है यहां पर cos x माइनस यहां से log ऑफ 2 और cos पाई बाय 2 माइनस एक्स को लिखा जा सकता है sin x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहां पर क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, जैसे इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर आप देखिए यहां पर आपके पास क्या आएगा, यहां से 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4। ओके, 0 से पाई बाय 2 था, 0 से पाई बाय 2। ठीक है, अब देखिए अगर आप log sin x और log cos x इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा यहां से log ऑफ sin x इंटू cos x, log की प्रॉपर्टी से log m प्लस log n से, और यहां पर आपके पास log 2 cos x और यहां पर log 2 sin x है। इन दोनों का अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास अगेन यहां पर क्या आएगा, माइनस यहां पर आपके पास माइनस में log 2 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, तो 2 cos x प्लस 2 sin x है, तो 2 आपने लिया कॉमन। ठीक है, तो आपके पास बचेगा यहां पर क्या, एक 1 सेकेंड देखिए, इनको जब आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास यहां पर log 2 cos x प्लस log 2 sin x यानी कि log mn हो जाएगा। mn मतलब यहां पर 2 2 जा 4, 2 2 जा यहां से आएगा 4 और sin x cos x। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आगे dx, और इसको लिखा जा सकता है 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। देखिए यहां से आप इसको और क्या लिख सकते हो, देखिए log यहां पर sin x cos x है। ठीक है, और यहां से आपके पास कितना है, इसको आप फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, इसको m और इसको n समझ के, तो यहां से हो जाएगा log 4 माइनस log ऑफ sin x इंटू cos x और dx। ठीक है, इस कंप्लीट के साथ dx, यहां पे आपने फिर से log की प्रॉपर्टी लगाई। इससे बेनिफिट होगा कि ये दोनों log यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहां पर फाइनल जो बचेगा वो कितना होगा, 2y इज इक्वल टू माइनस log 4 को आप बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और यहां पर हो जाएगा 1 dx, और 2y इज इक्वल टू माइनस log 4, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इसमें 0 से पाई बाय 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे, सो 2y इज इक्वल टू, एक मिनट आंसर क्या लेके आना आप वो भी थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, माइनस इस 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और यहां से पाई बाय 2 माइनस 0। ओके, और यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 2y इज इक्वल टू माइनस 2 log 2। ठीक है, हो गया यहां तक। उसके बाद यहां पर पाई अपॉन 2 भी है साथ। अब आप इस 2 को तो यहां से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इस 2 को 2 के साथ कैंसिल, तो फिर क्या बचेगा आपके पास, i इज इक्वल टू, इस 2 को आप डिनोमिनेटर में लेके आओगे यहां से, तो माइनस आपके पास आ जाएगा यहां से पाई बाय 2 और log 2। ठीक है, पाई बाय 2 log 2 आ जाएगा। ठीक है, हम ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरा जो मेथड उसने जो अटेम्प्ट किया है वो देखिए, इसमें मार्किंग स्कीम में कैसे दे रखा है आपको, log sin x माइनस 2 log cos x था, इसको
इस पूरे को ही आपने क्या किस में कन्वर्ट कर लिया, tan के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, tan में कैसे, log m माइनस log n के प्रॉपर्टी अप्लाई कर। ठीक है, log sin x अपॉन log 2 cos x हो जाएगा, तो sin अपॉन cos tan अपॉन 2, और फिर आपने प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर दी। ठीक है, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है इस मेथड से भी। तो आपको दोनों मेथड काफी अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 2, ठीक है, dx, ये दिया हुआ यहां से। तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले आप यहां से जो रूट एक्स है ना, इस रूट एक्स को t एज्यूम कर लो। जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। सो जो ये इंटीग्रेशन आपके पास है ये कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए ऊपर तो आप 2 डी टी लिख सकते हैं, नीचे यहां पर t प्लस 1 एंड t प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो शॉर्टकट मेथड है वो भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। आप डिफरेंस ऊपर क्रिएट करो, डिफरेंस इसका कितना होता है 1, t प्लस 2 और t प्लस 1 का डिफरेंस कितना हो गया 1, t प्लस 2 में से आपने माइनस कर दिया t प्लस 1 को, तो आपके पास 1 आया, तो 1 ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। और अगला स्टेप क्या करना चाहिए वो देखिए, अब अगला स्टेप है उस 1 को लिख दिया हमने 2 माइनस 1। ठीक है, I इज इक्वल टू यहां पर इंटीग्रेशन 2 माइनस 1, और नीचे यहां पर t प्लस 1 और t प्लस 2 लिखा हुआ था dt। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, यहीं पर ही कर लेते हैं, इसमें हमने t ऐड कर दिया, t इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, यहां पर I इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को t के साथ लिखोगे तो t प्लस 2, और माइनस 1 और माइनस t में से माइनस कॉमन ले लिया तो t प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहां से t प्लस 1 t प्लस 2 लिखा हुआ है विद dt। सो I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 आ जाएगा और dt। ठीक है, और I इज इक्वल टू 2, इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, यहां से log ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस 1 माइनस log ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस 2 प्लस c, और t के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे वापस रूट एक्स, तो आपके पास log ऑफ यहां से आ जाएगा मॉडुलस के अंदर रूट एक्स प्लस 1 माइनस log ऑफ यहां से मॉडुलस में रूट ऑफ एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और प्लस सी। ओके, आप यहां से देख सकते हैं ये यहां पर लिखा हुआ है, और आगे क्या लिखा हुआ था आंसर में, इसको अपॉन में ले रखे। ठीक है, इसको अपॉन में ले रखे माइनस के log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके, तो ऐसा भी आप यहां से कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का फर्स्ट पार्ट, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है। देखिए फर्स्ट पार्ट में है आपके पास dy अपॉन डी एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन यहां पर कर रहे हैं। तो p की वैल्यू यहां से सीकेंट स्क्वायर x, और q की वैल्यू यहां पर टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर x होगी। अब जो इसका पहला स्टेप है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर
ई की पावर इंटीग्रेशन पी dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। तो यहां पर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx और e की पावर सीकेंट स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है यहां से कितना, टेंजेंट x। ओके, नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होता है। इसमें आप इन सबको सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो देखिए यहां पर y, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर था e की पावर यहां से टेंजेंट x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q आपके पास था यहां पर 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, सो यहां पर 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर x और e की पावर 10x है यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। ओके, अब आप यहां से क्या करते हैं, 10x को t लेट कर लो, लेट टेंजेंट x इज इक्वल टू t। सो y इंटू t, y इंटू e की पावर t हो जाएगा यहां से। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन भी साथ साथ कर लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर x dx और dt के इक्वल। सो y इंटू e की पावर t इज इक्वल टू t इंटू e की पावर t, और ये सीकेंट स्क्वायर x और dx मिलकर यहां पर dt में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस c। नाउ y इंटू e की पावर t इज इक्वल टू, दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन। नाउ ऑपरेटिंग प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर t आएगा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t dt प्लस c चल रहे हैं, और y e की पावर t इज इक्वल टू t e पावर t माइनस e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t रहेगा प्लस c, और यहां से y आप e पावर t से डिवाइड कर दो तो t माइनस 1 और प्लस c इंटू e की पावर माइनस t आएगा, और y इज इक्वल टू t आपने किसको कंसिडर किया था, यहां पर देखिए आपने यहां पर t माना था 10x को, तो यहां पर आप 10x लिख दो माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस 10x। ठीक है, ये आ गया इसका जर्नल सॉल्यूशन। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया प्रैक्टिकल इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और वो y0 x0 के ऊपर है ना, मतलब y ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 है। ठीक है, यहां पर जो अंदर लिखा हुआ है x की वैल्यू, और ये वैल्यू किसके, यहां से y की वैल्यू है। ठीक है, इसको आप पुट कर दो वहां पर, सो दोनों प्लेस पे 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। ठीक है, यहां पे भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1। ठीक है, प्लस सी ई की पावर, प्लस सी ई की पावर माइनस 10x था, तो वहां पर हो जाएगा माइनस 10 0। ठीक है, सो यहां से 10 0 0 होता है। ठीक है, तो e की पावर 0 1, तो यहां पे आपके बचेगा माइनस 1 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी। सो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। नाउ जो आपके पास सॉल्यूशन था वो क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू 10x माइनस 1, y इज इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस 10x था, तो c की जगह पे आपने 1 लिखा, तो e की पावर माइनस 10x, ये आ गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और यहां पर जो था ये था इसका जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट बी, इसमें सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय x dy माइनस y dx माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर
एक्स डी वाई, इन सबको राइट साइड में अगर लेके जाते हो तो एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर इसका dx हो जाएगा कॉमन। ठीक है, अब dy के अपॉन में आपने यहां पर dx लिख दिया, और y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x आ जाएगा। ये आगे फर्स्ट इक्वेशन। अब लिख देंगे इट इज होमोजीनियस, और अगर आपको प्रूव करना है तो मैंने आपको पिछले पेपर में बताया था, फिर से मैं बता देता हूं, यहां पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ x से डिवाइड कर दो, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ x से अगर आपने डिवाइड किया तो यहां से आपके पास y अपॉन x आ जाएगा, प्लस यहां पर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आएगा। और यहां से आप देख सकते हो dy बाई डी एक्स में राइट साइड में जो भी लिखा हुआ है ये y अपॉन एक्स वेरिएबल में एक फंक्शन है। सो हम लिख सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर उसका जो मेथड है सॉल्व करने का वो क्या होता है, उसमें आपको पुट करना पड़ता है, यहां से पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होती है। फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। और फिर आप ऐसे लिखते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन में क्या हो जाएगा देखिए, dy अपॉन dx के साथ यहां पर तो लिखा हुआ है v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और राइट साइड में इसके क्या लिखा हुआ है वो देखिए, राइट साइड में था y अपॉन एक्स है, या यहां से देख सकते हो इसमें y की जगह पे आपने vx लिखा। ठीक है, तो vx प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से वी एक्स प्लस, यहां से आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो रूट से बाहर आके एक्स होगा, और 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहां से v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और आप यहां से एक एक v को यहां पर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर एक v को आप यहां से कैंसिल कर लेंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या है, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां से था स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, dv अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x, और नेक्स्ट स्टेप होगा यहां से इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, नाउ अब देखिए ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और राइट साइड में यहां पर log ऑफ मॉडुलस ऑफ x, प्लस आपको कोई कांस्टेंट लिखना है c। जब कंप्लीट इक्वेशन log में है तो आप यहां से c के बजाय log c लिखें, ताकि log आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब log आप यहां पर कैसे कैंसिल करेंगे उस बात को आप यहां पे समझिए, देखिए कैसे कैंसिल करोगे यहां पे। उसके लिए आप इसको ऐसे लिखे, देखो log जो v है, v की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स, और यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पर log c इंटू एक्स हो जाएगा विद मॉडुलस। ठीक है, ये मॉडुलस के अंदर है, आप log को यहां से जैसे कैंसिल करेंगे तो y अपॉन एक्स प्लस यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा रूट के अंदर, अपॉन आपके पास यहां से एक x है इज इक्वल टू यहां पर सी एक्स। सभी को अगर x से मल्टीप्लाई किया तो y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपको बस इतना ही सोल्व करना था इसके अंदर। ठीक है, इतना ही आपको सोल्व करना था, और यही इसका यहां पर फाइनल आंसर होगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 काफी सिंपल सा क्वेश्चन है,
काफी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकते हैं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है और आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये काफी अच्छे से आ गया होगा समझ में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि जो ग्राफ है वो कैसा है, बाउंडेड है। ठीक है, और बाउंडेड है तो आप डायरेक्ट कॉर्नर पॉइंट को पुट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यहां से आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 को आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन आप यहां से नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और उसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। कॉर्नर पॉइंट और इनके रेस्पेक्ट में जेड की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू 40,15 पॉइंट के ऊपर आ रही है और कितनी है वो 285 है। यही पूछा गया था, इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 29, और आप यहां से इसको देख के भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, वो यहां से डिलीट हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट। ठीक है, 30 के बी पार्ट में देखिए, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो यहां से आप क्या करेंगे, देखें यहां से आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट आपके पास 1/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहां से 1/6 है। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है ए एंड बी नोट का प्रोडक्ट अलग अलग, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। जब ए एंड बी नोट बी इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं, तो ए एंड बी नोट बी इंडिपेंडेंट होंगे, एंड ए नोट एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो इनको भी यहां से पी ए नोट इंटू पी बी लिखा जा सकता है। आगे 1/6 इसको लिख सकते हैं पी ए, यहां से 1 माइनस पी बी इज इक्वल टू 1/4, यहां से इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, यहां से 1 माइनस पी ए और यहां से पी बी इज इक्वल टू 1/6। अब आप यहां पे लेट कर सकते हैं पी ए को तो कितना x, और पी बी को आप लेट कर सकते हैं यहां पर y। तो जैसे लेट करोगे तो ये जो इक्वेशन है ये तो क्या बन सकते हैं यहां पर x इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4, एंड इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं यहां से 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1/6। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, यहां से देखिए, यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 1/6 इंटू 1 माइनस एक्स, और इस पार्ट को आप पुट कर सकते हैं यहां पर, तो आपके पास आएगा x इंटू 1 माइनस 1/6 इंटू 1 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम एलसीएम लेके, तो यहां पर अगर आपने इसका एलसीएम लिया 6 इंटू 1 माइनस एक्स, तो यहां से आपके पास आएगा x मतलब 6x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, आपने x को भी अंदर मल्टीप्लाई किया और यहां से 1/4 है। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहां पे 6x माइनस एक्स स्क्वायर, 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 6x माइनस 6x स्क्वायर, 6x माइनस यहां से 6x स्क्वायर आएगा। उसके बाद माइनस x है अपॉन यहां से आपके पास 6 और 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं यहां पर 6 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4, और इसको यहां पर आप कैंसिल कर सकते हैं 2 पर और यहां पर 3 पर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6x माइनस एक्स यहां से आपके पास 5x माइनस 6x स्क्वायर, और 2 से भी इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था, चलो यहां लिख देते हैं, और इधर को राइट साइड में लिखो इसको 3 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो इसको 10x माइनस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, इनको एक तरफ लिखो सभी को 12x स्क्वायर, और यहां से आएगा माइनस 3x माइनस 10x, तो माइनस 13x हो जाएगा यहां से, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके,
यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, यहां पर यही इक्वेशन आ रही है। एलिमिनेटिंग y वी गेट 12x² माइनस 13x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद आप इसको फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 1/3 एंड 3/4 आ जाएगी। और इसी के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इस बॉक्स में पुट करके, यहां पर अगर आप पुट करेंगे x की वैल्यू को तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएंगी। और वो क्या कहेंगे, यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आपके पास अगर आपने 1/3 पुट किया तो आपके पास 1/4 आएगा, और 3/4 पुट किया तो आपके पास यहां से 2/3 आएगा। ओके, सो ये PA की वैल्यू और यहाँ पर PB की वैल्यूज है, ठीक है। ये सब PA की वैल्यूज थी और यहाँ से ये सब PB की वैल्यूज। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कैसे कर रखा है, यहाँ पर देखिए e की पावर x इंटू साइन एक्स है 0 से π/2 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आइलेट वाला फॉर्मूला यूज कर दिया पहले तो, ठीक है, कंप्लीट पर, और उसके बाद फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट यूज किया। देखो काफी आसान सा मेथड है, यहाँ पर आप इस कंप्लीट को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपने इंटीग्रेट कर दिया e की पावर x इंटू साइन एक्स पे आइलेट वाला फॉर्मूला यूज किया आपने, और उसके बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, उसमें आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज किया, तो आपके पास काफी आसानी से क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाता है, ठीक है। काफी इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो, बी पार्ट भी काफी आसान सा है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी हो, यानी कि दोनों के दोनों अगर कोस हैं, तो आप देखो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए आपने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। आपने यहाँ पर 31 का जो बी पार्ट है उसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन ऑफ ए माइनस बी से, ठीक है। ऊपर यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी, और नीचे आपके पास जैसा लिखा हुआ है उसको आप सेम लिख दें, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी dx। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो ये ऊपर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में आप x को तो ऐड और x को आप यहां से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा वो देखिए, 1 साइन ए माइनस बी तो सेम है, और ऊपर आप लिख सकते हैं यहां पर साइन x माइनस ए और x माइनस बी आपको क्रिएट करना। तो देखिए x माइनस बी तो आपके पास ऑलरेडी है यहां से, और फर्स्ट और लास्ट से आप अगर माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास x माइनस ए आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहां से कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी आएगा dx के साथ, और 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे साइन x माइनस बी कोस x माइनस ए माइनस कोस x माइनस बी और साइन x माइनस ए डिवाइड बाय कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, ठीक है, विद dx। सो यहां से 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, इसको जब आप यहां से सेपरेट करेंगे तो देखिए क्या होगा आपके पास, इस पार्ट के अपॉन में, ठीक है, इस पार्ट के अपॉन में अगर आपने इसको लिखा अलग से तो क्या होगा, यहां पर आप कोस x माइनस ए को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास यहां से tan x माइनस बी बचेगा, एंड इस सेकंड पार्ट के अपॉन में आपने डिनोमिनेटर को दोबारा से लिखा तो क्या होगा, आपके पास कोस x माइनस बी कटेगा, तो आपके पास tan x माइनस ए आएगा, ठीक है, विद dx। और इसके आगे तो आप काफी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। tan x माइनस बी का जो इंटीग्रेशन है वो यहां पर सीकेंट x माइनस बी, और tan x माइनस ए का यहां पर log ऑफ मॉडुलस ऑफ सीकेंट x माइनस ए आएगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप यहां से क्वेश्चन इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 32 देखिए, आप यहां से वीडियो को पॉज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कोई रिलेशन है R, उसमें x को y ऑर्डर्ड पेयर है, और उसके बाद यहां से
एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो एक इरेशनल नंबर यहाँ पर आपको अगर आता है ये चेक करना है। अगर ऐसा होता है तो आप चेक कीजिए कि जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं होती तो आपको एक एग्जांपल देना है। जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए उसने एग्जांपल दिया 1 1 का, नोट रिफ्लेक्सिव है। अगर सिमेट्रिक है तो देखो कोई भी एग्जांपल यहां से यहां तक कोई भी एग्जांपल नहीं दिया गया, ठीक है। बट ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर से एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो आपको एक काउंटर एग्जांपल का यूज करना है। अगर यहां से कुछ ऐसा लगता है कि ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उस केस में आपको एक काउंटर एग्जांपल देना होगा, ठीक है। वो कोई भी एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे इस पर्टिकुलर के लिए ये एग्जांपल भी है, और भी कोई एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं जो इसको नोट ट्रांजिटिव प्रूव करें। तो ऐसा कोई भी एक एग्जांपल दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को 33 ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक बी इनवर्स मैट्रिक्स दे रखी है। आपको ए बी इनवर्स फाइंड आउट करना है, काफी सिंपल सा है। आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि यहां से ए बी का प्रोडक्ट का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो बी इनवर्स तो ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, देख सकते हैं आप। बस आपको ए मैट्रिक्स जो दी हुई है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, फिर ए इनवर्स के लिए आप फॉर्मूला जरूर लिखें यहाँ पर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर बी इनवर्स ए इनवर्स को यहां पर आप पुट कर सकते हैं, जो जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ठीक है। इसमें बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ए बी इनवर्स की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैट्रिक्स मेथड से इसके और में क्वेश्चन पूछा गया है। काफी इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप काफी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से आप क्वेश्चन देखो पहले तो, ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं जो 33 का बी है, और फिर आप खुद उसको ट्राई जरूर कीजिए। अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप यहां से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिसको मैंने यहां पर अब हाईलाइट किया है, ओके। यहाँ पर इस पोर्शन को आप देख सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 आएगी यहाँ से, ओके, क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। ये 3D का क्वेश्चन है, आप देख लो यहाँ पर, और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कीजिए और खुद जरूर ट्राई कीजिए पहले, और उसके बाद फिर आप इस के सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 इसी तरह से, इसको भी आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और फिर उसके बाद वीडियो को देख सकते हैं अगर थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन आपको होता है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 36 है, ये क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ से, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 36 और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37, ये प्रीवियस ईयर के पेपर हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर सोल्व कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी अदर रेफरेंस बुक में एग्जैक्ट वो क्वेश्चन सारे के सारे नहीं मिलते जो बोर्ड ने पूछे हुए हैं, ओके। तो आप यहाँ से इनको थोड़ा टाइम लगा के खुद जरूर सोल्व करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है इसी तरह से, लास्ट क्वेश्चन आपके पास 3 केस स्टडी के क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आते हैं 4 मार्क्स के, ठीक है। और इसका ये नीचे इसका सॉल्यूशन है, ओके। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करके देखिए, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। आप इनको ट्राई जरूर करके देखिए, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पेपर सोल्व करवाऊंगा, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 12th क्लास में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स इसका पूरा बेनिफिट उठा सकें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।